अमर उजाला संवाद कि आज के इस कार्यक्रम में एमडी अमर उजाला ग्रुप श्री तन्मय माहेश्वरी जी, अध्यक्ष श्री वरुण माहेश्वरी जी, नेशनल एडिटर डॉक्टर चंद्रशेखर पचोली जी और स्थानीय संपादक श्री विजय त्रिपाठी जी, अमर उजाला संपादकीय मंडल से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, उपस्थित सभी महानुभाव, अमर उजाला परिवार को अमृत काल की इस बेला में संवाद के इस आयोजन में मैं प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। एक शानदार पारी के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं और भविष्य की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में मीडिया की अपनी एक सशक्त भूमिका है। उसके अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, प्रिंट हो सकता है, विजुअल हो सकता है और अब सोशल और डिजिटल मीडिया में भी कहीं न कहीं व्यवस्था को प्रभावित किया है। उन स्थितियों में प्रिंट मीडिया की भूमिका को आज भी किसी भी स्थिति में हम कमतर करके आंकने, क्योंकि सबके अपने अपने ग्रुप हैं, अपना अपना एक समूह है, प्रशंसकों का अपना एक समूह है और वे लोग उसी के अनुरूप, अपनी रुचि के अनुरूप उस प्रकार के मीडिया ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। सरकार की जब हम बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो केवल सत्ताधारी दल ही इसमें सहभागी नहीं होता है। उतनी बड़ी भूमिका और उतनी जिम्मेदारियां विपक्ष की भी होती हैं, उनको चुनने वाले आम जनमानस की भी होती है और उस पूरी व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए जो योगदान अलग अलग संस्थाओं का होना चाहिए, उसमें न्यायपालिका की अपनी भूमिका है, इसमें मीडिया की अपनी भूमिका है। तो स्वाभाविक रूप से अगर हर एक स्तंभ मजबूत होगा तो लोकतंत्र उतना ही सबल और सशक्त भी होगा। और इस दिशा 75 वर्ष के अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ साथ स्वर्णिम शताब्दी वर्ष की भावी कार्य योजना के साथ अमर उजाला परिवार आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। राइजिंग यूपी, और मैं कह सकता हूं राइजिंग ही नहीं, एक शाइनिंग यूपी के रूप में आगे आ चुका है। आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा पिछले 7 वर्ष के अंदर, जैसे 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर परिवर्तन आया है। एक नया भारत देखने को मिल रहा है, एक ऐसा भारत जिसका दुनिया में सम्मान है, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, एक ऐसा भारत जिसकी आंतरिक व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित है। आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, इस सभी नियंत्रण में सुरक्षा की बेहतर स्थिति है। इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भारत देखा जा रहा है। जन विश्वास सुदृढ़ हुआ है और गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के हर एक तबके को प्राप्त हो रहा है। व्यक्ति की आजीविका के लिए, युवाओं की आजीविका के लिए भी सरकार के प्रयास और उसकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं,
तो भारत की आस्था को भी सम्मान दिया गया है। यह पहली बार आजादी के बाद भारतवासी महसूस कर रहे हैं और यह संभव हो पाया है एक करिश्माई नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज डबल इंजन सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। यह उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं थी, आज उत्तर प्रदेश में भी बदले हुए हालात में आप सब महसूस कर सकते हैं किस प्रकार की स्थितियां उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश जहां पे एवरेज वर्ष भर में 300 साढ़े 300 दंगे होते थे, 365 दिन में से आधे समय तो कर्फ्यू में व्यतीत होता था। जिस उत्तर प्रदेश में न व्यक्ति सुरक्षित है न निवेश सुरक्षित है, इस उत्तर प्रदेश में जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कहां से सुरक्षित रहने वाली है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। यही वही उत्तर प्रदेश है जहां आस्था का अनादर होता था और जहां पे शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य की सभी संभावनाएं लगातार दूषित होती हुई दिखाई दे रही है। आज उस उत्तर प्रदेश के बदले हुए स्वरूप को आप देख सकते हैं। आज युवाओं के हाथ में तमंचा नहीं बल्कि टैबलेट आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का युवा आज टैबलेट के साथ आपको एक नई कार्य संस्कृति के रूप में देखने को मिलेगा। आज सड़कों पर रंगदारी नहीं बल्कि स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि की योजनाएं हैं जो उसके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती हैं। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं बल्कि युवाओं के स्वयं के शारीरिक रूप से उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए दंगल के आयोजन होते हैं जिसके माध्यम से वह खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष के अंदर जो कुछ भी अर्जित किया है, अपनी जीडीपी को दोगुना से अधिक करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की। जो उत्तर प्रदेश देश के विकास का एक ब्रेकर माना जाता था, आज वह देश की $5 बिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। ये सब कुछ प्रदेश वही, लोग वही, सब कुछ वही है, बदली है कार्य संस्कृति। और उस बदली हुई कार्य संस्कृति में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर हर एक क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में जाना जा रहा है। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पहले निवेश नहीं होता था और जो था भी वह भी समेट करके भाग रहे थे। आज आप देख रहे होंगे अभी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन हुआ। मुझे याद है जब पहला ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन की बात यहां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, उससे पहले हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट के आयोजन की बात की थी। तो उस समय के हमारे जो औद्योगिक विकास के मंत्री थे वह और उस समय के औद्योगिक विकास के जो आयुक्त थे दोनों मेरे पास आए। ये दोनों आज भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं, अलग अलग स्थानों पर। एक हमारे प्रदेश के स्पीकर हैं, एक चुनाव आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। ये दोनों मेरे पास आए। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में हम नौजवानों को नौकरी तो देंगे लेकिन हमें निवेश को भी आमंत्रित करना चाहिए। विकास की गति को अगर यहाँ के स्केल और स्किल के साथ हमें स्पीड भी बढ़ानी है तो इसमें चीजें आवश्यक हैं। उस समय उन्होंने कहा कि साहब हाँ ये होना चाहिए, हम भी चाहते हैं। तो मैंने कहा कोई टारगेट तय किया। उस समय उन्होंने कहा हाँ साहब हम लोग चाहते हैं कि यूपी के अंदर निवेश हो। तो मैंने कहा टारगेट क्या? उन्होंने कहा 20,000 करोड़। और मैंने कहा नाम क्या है? कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। पहले मैंने कहा नाम चेंज कर दो, इसका नाम केवल इन्वेस्टर समिट रखो, ग्लोबल शब्द हटा दो, तो सब टारगेट थोड़ा बड़ा रखो। तो उन्होंने कहा कितना?
मैंने कहा कि लोअर लिमिट आपकी 2 लाख करोड़ की होनी चाहिए, उसके बाद उससे ऊपर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा 2 लाख करोड़। मैंने कहा क्यों? कहा कौन आएगा यूपी में? तो श्री सतीश माना जी हमारे प्रदेश में विधानसभा के स्पीकर हैं। उन्होंने कहा साहब मैं इतनी बार से यूपी में विधायक हूं, मंत्री भी रहा हूं, यूपी में माहौल नहीं है, यूपी में कोई नहीं आएगा। अरे हमने कहा अभी हमारी सरकार को मुश्किल से 6 महीने पहले हमारी सरकार बनी थी। तो मैंने कहा भी मैं भी यूपी में ही रहता हूं, मैं कहीं बाहर से नहीं आता हूं। बस तो 6 महीने के अंदर हमने क्या होगा? लोगों की आशा और आकांक्षाएं तो यहीं से आगे बढ़ेंगी। तो उन्होंने कहा कि हम रख तो देते हैं लेकिन हो नहीं पाएगा। मैंने कहा रोड शो की तैयारी करो, मैं भी चलूंगा। और जो आशंका इनकी थी यही देश के उद्यमियों की भी थी। जब मैं मुंबई के रोड शो में गया था, जिस भी उद्यमी से बात करूं तो कहे साहब हम तो तय कर चुके हैं यूपी में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अरे साहब वहां जब व्यक्ति सुरक्षित नहीं तो मुझे कैसे सुरक्षित रहेंगे? मैंने कहा कि अभी भी आपको लगता है क्या ऐसे यूपी में है? खैर हमारा पहला इन्वेस्टर समिट अच्छा हो गया, लेकिन पहले ग्राउंड ब्रेकिंग जब हम लोगों ने की थी तो उस ग्राउंड ब्रेकिंग में हमारे पास 61,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को हम लोगों को जमीनी धरातल पर करने का अवसर मिला था। ये जुलाई 2018 की घटना है और पिछले 6 वर्ष के अंदर कितना परिवर्तन आया है। जब 19 फरवरी को हम लोगों ने प्रदेश का चौथा ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित किया था, तो इस ग्राउंड ब्रेकिंग में हमारे पास 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का एक साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया। ये बदलाव है प्रवेश। इसलिए राइजिंग यूपी ही नहीं बल्कि शाइनिंग यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आज जो यूपी के पास है आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। एक्सप्रेसवे जिस प्रदेश की पहचान गड्ढों से होती थी आज वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जा रहा है। पूरब से पश्चिम को जोड़ने के लिए, मध्य से पूरब को जोड़ने के लिए, मध्य से पश्चिम को जोड़ने के लिए, और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जितना बड़ा नेटवर्क यूपी के पास है। अभी तक देश के कुल एक्सप्रेसवे का 40% हिस्सा यूपी के पास है और गंगा एक्सप्रेसवे बनेगी तो देश के एक्सप्रेसवे का कुल 55% हिस्सा के लिए यूपी के पास होगा, जिसे हम दिसंबर 2024 के अंत तक पूरा करने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। आप जान सकते हैं जिस यूपी के पास 17 के पहले कुछ नहीं था, और यूपी एक्सप्रेसवे में आज देश के अंदर 55% हिस्सेदारी को लेकर के आगे बढ़ रहा है। एयरपोर्ट, अगर मुझे कभी इमरजेंसी में दिल्ली जाना होता था गोरखपुर से तो मैं पहले लखनऊ आता था, लखनऊ से फिर दिल्ली जाता था। या दिल्ली से मुझे गोरखपुर जाना होता था या तो 14 घंटे ट्रेन में बैठ के जाता था या लखनऊ आकर के फिर रुपाई रोड गोरखपुर जाता था। सड़क मार्ग से भी 4 से 6 घंटे लगते, 5.5 से 6 घंटे लगते थे। और आज गोरखपुर में एक नहीं 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही है। यूपी में केवल 2 ही एयरपोर्ट पहले 17 के पहले फंक्शनल थे। आज हमारे 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं और अभी इसी मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में हमारा प्रयास है कि 10 नए एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के करतव्यों से कराने का। 10 नए एयरपोर्ट, इनमें से 4 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अयोध्या में आपने देखा होगा अभी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर भी हम लोग इसी वर्ष उसको क्रियाशील करने वाले हैं। यानी
यही वही उत्तर प्रदेश है। इनलैंड वाटरवे, पहले लैंडलॉक्ड स्टेट कहा जाता था, आज हमारे पास जलमार्ग है, सदा नीरा नदियां हैं। हमने उसका उपयोग वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन करने के बाद अयोध्या को भी हम हल्दिया के साथ जोड़ने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। यानी यही वही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पहले कोई नहीं आता था, आज आप देखे होंगे अयोध्या धाम में ही, अयोध्या जी में ही 1 महीने में 65 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर दिया, और ये संख्या बढ़ेगी। दुनिया के अंदर कहीं भी इतने टूरिस्ट या श्रद्धालु जन नहीं आएंगे जितना कि यूपी के अंदर आएंगे, चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम हो, चाहे वो अयोध्या धाम हो, चाहे वो प्रयागराज का कुंभ हो, चाहे वह मथुरा वृंदावन बरसाना हो, ब्रज क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में जितना हमारे पास संभावना है इस सर्विस सेक्टर में, किसी और के पास इस प्रकार की संभावना नहीं है। एमएसएमई का इतना अच्छा बेस यूपी के पास, ये मृतप्राय से था। आज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट केवल एमएसएमई से करना है, यूपी कर रहा है। देश को एक नई पहचान दे रहा है, एक नई स्कीम के साथ आज हम लोग आए हैं। कौन सा ऐसा तबका है जो आज कह सकता है कि साहब सरकार ने हमें हमारे लिए कुछ नहीं किया? चाहे युवा हो, युवा के लिए अभ्युदय योजना के साथ साथ आज अच्छी शिक्षा की व्यवस्था यूपी के अंदर हुई है, उनके लिए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। यूपी के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को नियंत्रित करते हुए देश के अंदर न्यूनतम स्तर पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। किसान के पास किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जैसी योजनाएं हैं। एमएसपी का लागत का 1.5 गुना दाम किसान को प्राप्त हो रहा है। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मातृवंदना योजना जैसी योजनाएं हैं। तो उद्यमियों के लिए भी शासन की अलग अलग प्रकार की योजनाएं, समाज के हर एक तबके के लिए, वृद्धजन हो, दिव्यांगजन हो या फिर निराश्रित महिलाएं हो, इन सब के लिए सरकार की योजनाएं जिस तरीके से मिशन मोड पर आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, ये दिखता है सरकार ने जरूर है तुष्टीकरण किसी का नहीं किया, और इस सरकार का कार्य होना भी नहीं चाहिए। सरकार किसी की तुष्टि न करे, लेकिन सर्व समाज की संतुष्टि जरूर करे, और इस सरकार का कार्य होना चाहिए समाज के अंतिम कायदा पर बैठे व्यक्ति की संतुष्टि हमारा लक्ष्य होना चाहिए। किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब की तुष्टि नहीं। और यही लोकतंत्र की सच्ची भावना है। उसी भावना को सम्मान देते हुए जब प्रदेश ने कार्य किया, आज परिणाम हम सबके सामने है। आज उत्तर प्रदेश दमदार तरीके से कह सकता है कि हाँ, हम भी भारत की इकोनॉमी में अपना योगदान करेंगे। हम भारत के इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखते हैं, और उस इंजन की भूमिका के रूप में उत्तर प्रदेश अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। और उसी कारण से आज मैं कह सकता हूं कि अब राइजिंग के साथ साथ शाइनिंग के रूप में सारे दृश्य हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की संतुष्टि उसका आधार है, कॉमन मैन की संतुष्टि उसका आधार है। उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज दिन भर इस पे चर्चा पर चर्चा होगी, खेलों के माध्यम में भी। तो मुझे एक कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, यानी जो इसमें हर योजना में यूपी पहले पीछे माना जाता था, आज हर एक योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, और देश का पहला राज्य जिसने खेल नीति बना करके अपने खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में अवसर दिया है। आज तो हम राष्ट्रपति अधिकारी डिप्टी एसपी के सीधे नियुक्ति की प्रक्रिया, 6 डिप्टी एसपी बन चुके हैं, 6 अन्य को सीधे नियुक्ति दे रहे हैं। जो गोल्ड मेडल ओलंपिक में, एशियन गेम्स में लेकर जो मेडल लेकर के आए, उन्हें सीधे नियुक्ति हमने दी। और 500 से अधिक खिलाड़ियों को हम लोगों ने अलग अलग विभागों में एक प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें नियुक्ति दी है, जिससे उसे एक मंच मिल सके, आगे बढ़ने का एक अवसर मिल सके। 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन से तकनीकी वृद्धि सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर युवाओं को
किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, अखिल भारतीय स्तर की हो या राज्य स्तर की, इसके लिए अभ्युदय कोचिंग का एक मंच हमने प्लेटफॉर्म उन्हें उपलब्ध कराया है, जहां के माध्यम से वो ऑनलाइन या फिर वर्चुअली या फिजिकली जाकर के उसकी तैयारी कर सकता है। समाज तकनीक का उपयोग करते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य सरकार ने किया है और तेजी के साथ देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, 2017 में जब हम लोग आए थे, देश की छठी अर्थव्यवस्था यूपी की थी। हर एक मामले में यूपी पीछे था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था। आज यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर पहले 2 ही वर्ष में हम लोगों ने यूपी को नंबर 2 के स्थान पे पहुंचाया था। आज देश के अंदर अचीवर स्टेट के रूप में यूपी आज देश के अंदर जाना जा रहा है। अर्थव्यवस्था में जो छठी अर्थव्यवस्था थी, जनसंख्या में नंबर 1 थे, लेकिन अर्थव्यवस्था में छठी थी। आज मैं कह सकता हूं यूपी देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है और यूपी की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में देश को अपनी भूमिका के साथ आगे बढ़ाने में योगदान अवश्य करेगा। इस दृष्टि से अमर उजाला आगामी 25 वर्ष की अपनी एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के अपने संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आया है और मीडिया की विश्वसनीयता उसकी न्यूज से होता है। समय समय पर पब्लिक से मिले हुए व्यूज को भी अगर वह स्थान दे, बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं। समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोग जब अपनी बातों को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं तो समाज का भी मार्गदर्शन होता है, समाज के व्यूज शासन तक पहुंचते हैं, उसको हम सुझाव के रूप में लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई न्यूज है और न्यूज अगर सही है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई संवेदनशील सरकार उसको नजरअंदाज कर दे। सरकार उसका संज्ञान लेती है और ठीक है, प्रोपेगेंडा नहीं होता है लेकिन उसका संज्ञान जरूर लेती है, लेकिन न्यूज की सत्यता होनी चाहिए। और क्योंकि वह एक माध्यम है समाज की भावनाओं को शासन तक पहुंचाने का। समाज के प्रबुद्ध जनों के व्यूज को अगर समय समय पर मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो वह भी एक डायरेक्शन का काम करता है, सुझाव का काम करता है। बदली हुई परिस्थिति में मीडिया अपनी इस भूमिका के रूप में और मजबूती के साथ कार्य कर सके और यह संकल्प हमारा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने दिया है। 2047 जब इस देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय कैसा भारत हमें चाहिए और उस समय मुझे लगता है कि तब अमर उजाला के लिए भी एक अवसर होगा। तब अमर उजाला परिवार भी अपने आप को कह सकता है कि उस समय 98-99 वर्ष अमर उजाला परिवार की स्थापना के भी हो रहे। उस समय अमर उजाला को इस बात को तय करना चाहिए कि कैसा मीडिया का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्या क्या चुनौतियां उनके सामने है। आज तो प्रिंट के साथ साथ विजुअल भी है, विजुअल के अलावा डिजिटल भी है और सोशल भी है। याद रखना, किसी एक फील्ड में कहीं कोई कोताही बरती कर दूसरा व्यक्ति स्थान लेने को तैयार खड़ा है, पहले से तैयार खड़ा है। क्योंकि अब तो अलग अलग रुचि के लोगों को हम देखते हैं कि अलग अलग वो है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेपर पढ़े हुए मानते ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों से टेलीविजन नहीं खोला होगा क्योंकि आज तो उनके पास स्मार्टफोन है। बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल मीडिया को ही सहारा ले लेते काम कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग सबके तरीके होते हैं। तो हमें उसी की अभिरुचि और उसकी उन भावनाओं को भी सम्मान देना पड़ेगा। साथ साथ समाज में अपनी इस भूमिका को जो नागरिक कर्तव्य के रूप में, जो नागरिक कर्तव्य शासन में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन शासन के इतर भी समाज के हर तबके के लोगों की भी जिम्मेदारी नागरिक कर्तव्य के रूप में अपनी भूमिका के ईमानदारी पूर्वक निर्वहन में होनी चाहिए। अगर हम सब कर पाएंगे तो राष्ट्र के प्रति हमारी बड़ी सेवा होगी। मैं अमर उजाला परिवार को संवाद कार्यक्रम के अवसर पर और 75 वर्ष की शानदार सेवा के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आगामी 25 वर्ष की यात्रा आप सबके लिए मंगलमय हो। मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और अपनी सशक्त भूमिका के माध्यम से मीडिया के सामने आप एक रोल मॉडल बन सके, इसके अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।